हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नयन सर केमिस्ट्री वाला आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। हेलो बच्चों, चलो आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखें, वैद्युत अपघटनीय विलयन में चालन। ठीक है, कंडक्टेंस की बात करें, चालन की बात कर रहे हैं। देखो होता है क्या, सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हो ये सेल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो आयन होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। इन आयन के कारण के अंदर क्या होता है, चालन होता है, या क्या होता है इनके अंदर, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो पूछ ले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चालन कैसे होता है, तो किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ओम का रूल है ना, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टेंस होती है, वैसे ही अपने आयंस की होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ओम का रूल फॉलो करते हैं ना, वैसे ये भी इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या बात हुई, सभी लोग ओम का रूल वैसे जानते हो। ओम का रूल क्या बोलता है भाई, सिंपल सी बात है, दो तारों के बीच में जो विभव होता है, जो वोल्टेज होता है, वो किसके समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है, उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रिसिटी के। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है। तो ओम ने बताया था E प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये सभी रूल जानते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग, है ना। सिंपल अपन इसमें भी यूज करेंगे क्योंकि ये रूल ये भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू आर आई। अब यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है यहाँ पे। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आई। चलो, और आप ये भी जानते हो आर की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे ओम होती है। ठीक है, समझते हो इतना सभी लोग, है ना। ठीक है, चलो हम आगे इस टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चालकता, चालकता की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इतना सभी लोग समझते हो भी कि जो ये चालकता होती है, ये इसके क्या होती है, रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/r। समझ में आ गई बात। तो इसका मैं इसका जब इन्वर्स कर दूंगा तो वही क्या होती है, मेरी चालकता होती है, वही मेरी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। देखो यहाँ पे अगर एक चीज देखी जाए तो यहाँ पे आर, अगर यूनिट निकाली जाए, यूनिट है ना, निकालो, क्या यूनिट निकलेगी, 1/ओम। मतलब क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, ओम इनवर्स। और इसी को आपको पता हो तो आप इसको बोलते हो सीमेंस। सीमेंस इसकी ऐसा ही यूनिट है, ध्यान रखना, सीमेंस। समझ में आ गई यहां तक बात सबको, आराम से नोट कर लो फटाफट। चलो उतार लिया, ठीक है। ओम का नियम सभी जानते हो ना, सिंपल ही तो है ना। हाँ, बताने जरूरत नहीं है ओम का नियम, मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा तो है भाई। चालक है, उनके दो सिरों पे जो विभवांतर और जो वोल्टेज पैदा होता है, उसमें प्रवाहित धारा के या उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यही ओम का नियम था, E प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। देखो बात आती है कि कंडक्टेंस, जो चालकता आपने पढ़ी है, कंडक्टिविटी जो तुमने पढ़ी है, कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे थे, चालकता पढ़ी है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर की बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर लगा दिए जाएं कि ये कंडक्टिविटी या चालकता ज्यादा हो सॉल्यूशन में। तो देखो पहली बात, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
ठीक है। वैद्युत अपघटनी विलयन की प्रकृति। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई कि एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आयंस हो। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर आयन इंक्रीजेस, आयंस इंक्रीजेस, मैक्सिमम आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो सी या कंडक्टेंस भी क्या होती है, या चालकता या कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है। दूसरा देखो, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है सॉल्यूशन कैसा हो आपका। तो यहां पर बात की जा रही है कि आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो देखो यहां पे कि सॉल्यूशन में जो आयंस है, सॉल्यूशन आयंस है, उनकी साइज की बात करें, साइज ऑफ सॉल्यूशन आयंस की विलयन में उपस्थित आयनों का आकार, आयनों का आकार, साइज ऑफ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, छोटे आयन होंगे तब चालकता ज्यादा होगी या बड़े आयन होंगे तब चालकता ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जितने छोटे आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्मॉल साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मतलब छोटे आकार के आयंस जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, तो छोटे आकार के जितने आयंस होंगे, ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। थर्ड देखो, विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा विलयन कैसा होना चाहिए भाई, जिसके अंदर गाढ़ापन कम हो और वो तनु ज्यादा हो, मतलब डाइल्यूशन तो ज्यादा हो और कंसंट्रेट क्या हो, कम हो। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा, जितना कम विस्कस होगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, आयंस फ्लो करेगा, और जितने ज्यादा आयंस फ्लो करेगा उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो कुल मिलाकर गाढ़ापन या विस्कस नेचर क्या हो, कम हो, तो कंडक्टेंस उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात। फोर्थ ध्यान रखना, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, तापमान की बात कर रहा हूं। देखो भाई, सॉल्यूशन को तुम गर्म करोगे तो आयंस क्या होंगे, इधर से तो ज्यादा फ्लो करेंगे, और जितने ज्यादा आयंस फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी या उसकी चालकता। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आ गई बात। तो कंडक्टिविटी, चालकता का इस बात का ध्यान रखना। देखो 4 फैक्टर पढ़े हमने, कौन कौन से। तो पहला फैक्टर तुमने क्या पढ़ा है, वैद्युत अपघटनी विलयन की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे इसमें, जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा क्या पढ़ा, सॉल्यूशन आयंस है, साइज ऑफ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन। उनकी साइज कैसे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो स्मॉल साइज ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, चालकता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात। आगे देखो, विस्कस नेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, गाढ़ापन कम होना चाहिए। गाढ़ापन की बात हो रही, गाढ़ापन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाई कम होगा गाढ़ापन, विलयन तनु होगा, डाइल्यूट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा उसके आयंस क्या होंगे, फ्लो होंगे, और आयंस फ्लो होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी, ऐसी चालकता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात यहां तक, चलो बढ़िया बात। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो आयंस फ्लो नहीं करे तो वो भी क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। चलो उतार लिया तुमने, चलो हटा देता हूं मैं इसको। बोर्ड साफ करना जरूरी हो गया, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है ना, चलो मार कर भी क्या करें, जो इंसान की हालत खराब हो चुकी है,
मार्कर तो मरेगा ही। चलो जी आगे बात करते हैं। देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने ओम का रूल लगाया इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकाला था, आर उसका यूनिट क्या था, ओम था। फिर हमने क्या पढ़ी, चालकता, वो क्या थी, सी इक्वल्स टू 1/R थी। इसका यूनिट क्या निकाला तुमने, ओम इनवर्स, जैसे को हम सीमेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो आगे अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। देखो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। देखो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला एक पॉइंट देखना। जो रेजिस्टेंस होता है वो, मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मान लो कोई दो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये कोई वायर है। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, वायर की लेंथ कितनी है और इस वायर का सरफेस एरिया कितना है, ए, ठीक है। तो वायर का ये क्या हो गया, सरफेस एरिया, ये क्या हो गया, लेंथ। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, तो लेंथ की तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन एरिया की क्या होती है, सरफेस एरिया, जो भी एरिया है वायर का, उसकी क्या होती है, 1/A। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विद कर्मानुपाती होती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। और देखो जब तुमने केमिस्ट्री की बात करोगे तो तुम जानते हो तुम्हारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। इन दोनों इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ एरिया होगा और इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, लेंथ होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना। एक है यहाँ पे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एक है यहाँ पे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो जी, तो एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को साथ ले लो, राइट साइड सेम है, तो इक्वल टू क्या हो गया, L/A। देखो ये हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो R इक्वल टू क्या आ गया, रो। ये क्या होता है, रो है, ध्यान रखना, L/A, ठीक है जी। देखो अगर मैं रो को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, R.A/L। समझ में आ गई बात। ये रो ही मेरे लिए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात। देखो इसकी यूनिट निकालते हैं। देखो बहुत ही आसान है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, बोलो, ओम होती है। तो भैया ओम, ठीक है। एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। बताओ पढ़ के क्या बच गया, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट आप लोग याद रखना, क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है, ठीक है जी। समझ गए सभी लोग, चलो नोट करो, उतार लिया। देखो सिंपल सी बात क्या होगी, मान लो अगर मैं काम कर रहा, अगर एल का वैल्यू में 1 रख दो, ए का वैल्यू भी मैं 1 रख दू। मान लो लेंथ कितनी है तुम्हारे पास, 1, एरिया तुम्हारे पास कितना है, 1, तो बताओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, चलो ऐसे लिख देता हूं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस ही, उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ गई बात। ध्यान रखना, किसी मेटल का 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होता है, जितना प्रतिरोध होता है, वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन इसमें ये दोनों कितना है, एक एक लिया गया है। समझ में आ गई यहां तक बात। चलो अब आगे बात करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, आसान है। फॉर्मूला याद रखना और इसकी यूनिट तो जरूर याद रखना। आगे देखो, आगे बात करते हैं
विशिष्ट चालकता की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ये बात अगर तुमने कंडक्टिविटी की बात की थी तो उसको 1/r लिख दिया था। अब किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो देखो ये किसके, इसको दिखाते हैं, देखो कप्पा से, इसको लिखेंगे 1/ρ। बताओ रो यहां पर क्या है? रो यहां पर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? और सभी जानते हो रो इक्वल टू क्या होता है? बोलो r.a/L, ये होता है। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देता हूं तो बताओ कप्पा इक्वल टू क्या हो गया? 1/r.a/L। तो बताओ कप्पा इक्वल टू क्या हो गया? L/r.a। समझ गए आराम से? चलो बताओ क्या मैं यहां पे 1/r इक्वल टू c लिख सकता हूं क्या? अरे 1/r रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? c होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो कप्पा इक्वल टू क्या आ गया? बोलो c.L/a। देखो ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना? देखो इसकी यूनिट निकाल सकते हैं क्या आराम से? देखो आराम से निकाल लोगे तुम। कप्पा आ गया इक्वल टू c क्या होता है सीमेंस में? बताओ L किस में होता है? सेंटीमीटर में। नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में। कट पिट के बताओ कितना बच गया? कप्पा इक्वल टू s सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, क्या कर लोगे क्या आराम से? समझ गए सभी लोग यहां तक? चलो नोट करो फटाफट। तो ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। चलो हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, समझ लो, उतार लेना। अगर मान लो मैं लेंथ 1 रख दूं, एरिया 1 रख दूं, तो बताओ कप्पा किसके इक्वल टू आ गया? c के। और आप जानते हो ये क्या होता है? सेंटीमीटर। ये क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन, बात कर लेता हूं, कोई ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे सॉल्यूशन की चालकता ही क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। ठीक है जी, चलो नोट करो फटाफट। कर लिया क्या? देखो हटा रहा हूं, ठीक है? चलो समझ में आ। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर चालकता की। देखो ये क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। मान लो मेरे पास में कोई एक सॉल्यूशन है 1 ml, है ना? कोई 1 मोल की बात करता हूं मैं। कोई 1 मोल का मेरे पास सॉल्यूशन दिया गया है। देखो इसमें क्या होता है? मान लो मुझे 1 मोल वैद्युत अपघटित दिया, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, मान लो इलेक्ट्रोलाइट दिया हो आपको, ठीक है? और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो कितना है? VML है, ठीक है? तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रोड होंगे। इनके बीच में जितनी कंडक्टिविटी आएगी, जितनी कंडक्टिविटी, ठीक है, या जितनी इसमें चालकता आएगी, वही क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। सुन लो ध्यान से, ये क्या होती है? कोई 1 मोल वैद्युत अपघटन का सॉल्यूशन, कोई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ठीक है? उसका वॉल्यूम कितना है इसके अंदर सॉल्यूशन का? VML। 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी चालकता उत्पन्न होगी, जो भी चालकता, जो भी कंडक्टिविटी पैदा होगी, वही क्या कहला रही है? मेरी मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से, लैम्बडा m से इसको दिखाते हैं, मोलर चालकता को दिखाते हैं, ठीक है? ये होती है कप्पा इंटू VML। ध्यान रखना भाई, के क्या है यहाँ पे? क्या आप सभी लोग जानते हो? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है कप्पा। VML क्या? जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है। ये जो सॉल्यूशन तुम लेते हो, ये VML तुम जो लेते हो, ये लेते हो तुम
कंसंट्रेट सांद्रता के रूप में मोल अपॉन लीटर में, ठीक है, किसमें देते हो, मोल अपॉन लीटर में। लेकिन सॉल्यूशन किसमें दे रखा आपको, एमएल में, तो क्या करोगे आप लोग, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब सी यहाँ पर क्या है, मोलरिटी की बात कर रहा है, सी यहाँ पर क्या है, मोलरिटी है, समझ में आ गई बात। तो सी एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे मोलरिटी। लीटर में तुम देखते हो, लेकिन एमएल में दिया तो 1 अपॉन क्या कर दिया, 1000 कर दिया, है ना, मोलरिटी में आपने सिंपल पढ़ रखा। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, समझ में आ गई बात। चलो जी ठीक है, देखो इसकी यूनिट देखो, बहुत सिंपल सी है, यूनिट निकाल सकते हो आराम से। बताओ कप्पा की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, कर लोगे क्या आराम से। चलो जी हम बात करते हैं अपॉन, ये सी कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, मोल में, ये जी ठीक है। ऊपर यहां जाएगा इनटू ये जो 1000 है, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, ठीक है। ध्यान रखना 1000 कितना लिख सकते हो, 10 की पावर -3 लिख सकते हो। तो बताओ यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया मेरे लिए सीमेंस। चलो अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो बहुत ही आसान से इसकी यूनिट निकाल सकते हो आप, क्या है इसकी यूनिट बताओ, लैम्बडा एम इक्वल्स टू, बताओ कप्पा को क्या लिख सकते हो, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गई बात। देखो ये क्या है, देखा जाए तो ये जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, देखो मोल अपॉन लीटर में, लेकिन लीटर को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एमएल में। तो सी तो किस में, मोल में, और ये जो लीटर है ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट किया है, एमएल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एमएल अपॉन मोल। और तुम जानते हो 1 ml इक्वल्स टू होता है 1 cc, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको यहाँ पुटअप कर दो, बस सिंपल सी बात है। बताओ क्या आ जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, कर लोगे। बताओ कट गया क्या, बताओ क्या बच गया यहाँ पे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गई बात। ये ml अपॉन मोल क्यों लिखा, देखो मेरे पास क्या है, मोल अपॉन लीटर, तो मोल नीचे चला गया, लीटर ऊपर चला गया, लीटर को किससे बदलना था, ml में। तो 1000 से तुमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखो सिंपल सा हो गया, ये तो कितना है, ml अपॉन मोल, और 1 ml क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया बात, ठीक है। कैसे यूनिट निकाली है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, उदाहरण फटाफट। मिटा दें, चलो अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके अंदर एक तुल्यांक, एक इक्विवेलेंट तुमने लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघटन भर दिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, VML सॉल्यूशन। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी कंडक्टिविटी आएगी वही क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ, सिंपल सी लैंग्वेज है। 1 इक्विवेलेंट तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें किस सॉल्यूशन में विलियन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, VML है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी कंडक्टिविटी या चालकता पैदा होगी वही क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलो जी ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको हम डिनोटेट करते हैं, उसको तुमने किया था M से किया था, है ना, इक्विवेलेंट से किया था, या फिर उससे इक्विवेलेंट से इसको कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। ये भी क्या होता है, कप्पा इनटू VML। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो ये VML तुम्हें दे रखा है वो एक्चुअल में है किसमें, देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल तुल्यांक। 1 इक्विवेलेंट तुम किसमें पढ़ते हो, तुम नॉर्मलिटी में पढ़ते हो,
पता है ना तुम्हें? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है V/ml, ठीक है। तो देखो अगर यहां पर बात की जाए तो देखो यहां पर जो VML की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर की बात कर रहा है। तो तुम आराम से कर सकते हो, देखो सेम वही हो गया। देखो अब यहां पर बात कर रहा है ग्राम इक्विवेलेंट की, तो देखो ये क्या होगी, नॉर्मेलिटी में चीज आती है, तो यहां पर भी लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन, लेकिन ये कंसंट्रेशन किसमें, इक्विवेलेंट में, नॉर्मेलिटी में। पहले किसमें थी, मोल अपॉन लीटर में थी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वही बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इनटू वही, अब देखो लीटर में तो किसमें करोगे, 1000 में अपॉन सी, ठीक है। अब यहाँ पे सी किस रूप में, नॉर्मेलिटी के रूप में, समझ में आ गई बात। चलो जी, क्या आप यूनिट निकाल सकते हो क्या? अरे देखो सेम, कुछ यूनिट का कुछ काम ही नहीं है, सिंपल सी यूनिट है। देखो पहले भी निकाली, यहाँ निकालता हूँ, बताओ क्या आ गया, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा की क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसको क्या लिखूंगा, मोल, सॉरी इसको क्या लिखूंगा मैं, ml अपॉन, अब बताओ यहाँ मोल लिखूं या इक्विवेलेंट लिखूं, अरे कंफर्म तुल्यांक लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब तुल्यांक की बात कर रहा, मोल की बात नहीं कर रहा। देखो ग्राम इक्विवेलेंट, तुल्यांक इक्विवेलेंट, समझ में आ गई बात। अब देखो वही बात, 1 ml इक्वल्स टू 1 cc इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, रख के देख लो क्या आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, हट गया। बताओ क्या आंसर आ गया, लैम्बडा m इक्वल्स टू s सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो नोट कर लो फटाफट। चलो अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, जो मैंने आपको लास्ट में जो चैप्टर पढ़ाया था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में जब 3D ब्लॉक्स में जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो तो डेंसिटी या घनत्व में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल कारण है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको उसके अंदर बताया होगा, जब हम 3D ब्लॉक में, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज़ में वेरिएशन आता है, कभी साइज़ बढ़ती है और कभी साइज़ घटती है, ठीक है। तो देखो होता है क्या, जैसे जैसे आप जाते हो तो साइज़ क्या होती है भाई, पहले तो घटती है, बाद में क्या होने लग जाती है, तुरंत ही बढ़ने लग जाती है। समझ में आ गई बात? तो इसे होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। देखो साइज तो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन मास, द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप जानते हो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ रहा है, इससे डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये पहला क्वेश्चन आप देखो, साथ के साथ नोट करना, देखो क्वेश्चन 1 2 3 करके नोट करते चलना। टोटल 14 to 15 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर अधिकतर टाइम में कुछ नहीं जाता। समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं वो एक कैटलिस्ट की तरह, एक उत्प्रेरक तरह और रंगीन की होते हैं। देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, आप याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आंसर होता है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या शो करते हैं, एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं और रंगीन यौगिक कलर्ड कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा कलर का एक और बता सकते हो, देखो ये क्या होता है, डी ट्रांजिशन जब होता है, जब इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करता है, एक डी से दूसरे डी में जाता है, तो वापस प्रकाश को जब देखो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो प्रकाश लेगा, लाइट लेगा, और जब वापस हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, उच्चतम अवस्था से निम्नतम अवस्था में आता है, तो वापस एनर्जी देता है ना। तो इससे क्या होता है, जो एनर्जी वापस देता है वो किस रीजन में होती है, किस विजिबल रीजन में होती है, क्या कलर देती है, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, कुल मिलाकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन याद रख लेना, अनपेड इलेक्ट्रॉन याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो 4D और 5D वाले हैं वो मेटल बॉन्ड या संबंध या रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है, 3D में इतना कम क्यों होता है? देखो इसका एक सिंपल सा है, क्योंकि देखो जो 3D होती हैं उनकी तुलना में ये जो 4D और 5D होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। चलो देखो
रेगुलर उतार रहे हो ना, नोट्स बनाते रहना। अगर जितना आप नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रेगुलर आप जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है इंग्लिश में उतार ले, और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो रेगुलर हिंदी मीडियम उतार ले, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए। चलो अब हम बात करेंगे, देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 जो एक्टिनाइड्स में लेंथेनाइड्स की तुलना में ऑक्सीकरण अवस्था की एक बड़ी संख्या प्रदर्शित होती है। इसका मतलब ये हो रहा है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्टिनाइड की ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होती है, लेंथेनाइड की कम होती है। इसका रीज़न क्या है? देखो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। तो क्योंकि आप जानते हो लेंथेनाइड में 5F 6D और 7S इनके बीच में एनर्जी का गैप क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आसानी से चला जाता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट है ना ज़्यादा होती है एक्टिनोइड्स की। लेकिन लेंथेनोइड की बात करोगे तो उसमें होता है 4F 5D 6S, जिसमें एनर्जी का गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइट नहीं हो पाते, इतने उच्चतम अवस्था में नहीं जा पाते। तो इसका ये एक मेन कारण है। समझ में आ गई बात? तो एक्टिनाइड्स में क्या होता है, इनके एनर्जी गैप कम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आराम से चला जाता है, इसलिए हाई ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इसलिए नेप्टूलियम प्लूटोनियम +7 तक ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैग्नीज जो है वो 3D एलिमेंट्स का है, ठीक है। वो +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। देखो ये ऑक्सीकरण राज्य नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था लिखा हुआ है, इसको सुधार लेना सभी लोग। देखो अब ये क्यों ऐसा करता है, तो आप सभी लोग जानते हो क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, है ना। इसलिए ये मैग्नीज क्या करता है, +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। लेकिन और एलिमेंट क्यों नहीं करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 3D ब्लॉक में पूरे एलिमेंट में मैग्नीज में 7 से भी ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अदर एलिमेंट में कम आते हैं, 2 3 4 तक आ जाते हैं, 5 तक भी आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन राज्य नहीं लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में तो ऑक्सीडेशन स्टेट सही लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संक्रमण धातु की प्रवणता की एंथैल्पी काफ़ी अधिक है। ये बोल रहा था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर वेरी हाई। भाई देखो ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल ध्यान रखना, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण ये होता है, ठीक है जी। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण स्थिति ऐसी पैदा हुई है इन एलिमेंट्स के बीच में, है ना। तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। तो एंथैल्पी का ये रीजन इस डी ब्लॉक एलिमेंट में ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बात और ध्यान रखना, आप जो ये क्वेश्चंस लिख रहे हो इनको रेगुलर याद करते रहना, क्योंकि बोर्ड में एक्चुअल में क्या है कि पूछे गए क्वेश्चंस है, इसमें कुछ बोर्ड में भी आए हुए हैं, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन याद करा करो, कलर में हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट में हुआ, इन सब चुंबकीय आघूर्ण में हुआ, सब में ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला पूछ रहा है कि 3D जो सीरीज उसमें +4 ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, +1 की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना कॉपर करता है, देखो क्रोमियम भी करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो 3D10 4s1 होता है, पता है ना। ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, क्रोमियम और कॉपर दोनों आते हैं। देखो इस आंसर में देखो कॉपर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह अपनी जो बुक देखोगे तो उसमें +1 भी लिखा हुआ है क्रोमियम और कॉपर का। तो आप दोनों आंसर याद रख लेना, लेकिन फिर भी अगर इसे आपको पूछ रहा है तो आप कॉपर का आंसर दे देना, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो क्रोमियम कॉपर दोनों देना, ठीक है। चलो तो ये क्यों होता है इसका, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 4s1 होता है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बोल रहा है स्कैंडियम 3+, वेनेडियम 3+, टाइटेनियम 3+, Mn2+,
इन सभी में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये मैंने आपको बता रखा है। बताओ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका होता है 3d1 होता है इसके अंदर और 4s2 होता है। तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसके अंदर तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। वैनेडियम का क्या होता है 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी 2 अनपेड बचेंगे। टाइटेनियम +4, टाइटेनियम में कितने होते हैं जी? आप जानते हो टाइटेनियम में होते हैं यहाँ पे 4 होते हैं। 4 में से 4 निकाल दिए, कितने बच गए? अनपेड, कुछ नहीं बचा। वेनेडियम 3+ में ध्यान रखना 5 होते हैं, 5 में से 2 निकाल दिया, 2 अनपेड बचे। आप बकायदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैंगनीज में तुम जानते ही हो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 5 अनपेड बचेंगे, है तो सबसे ज़्यादा किस में आ गए? वेनेडियम और Mn में आ गए। और स्कैंडियम और टाइटेनियम में क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो देखो आपको मैंने समझाया था लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना। कुल मिला के ये डिपेंड करता है साइज़ पे। देखो साइज़ को 2 चीज़ें वेरी करती है, एक करता है जेड इफेक्टिव, एक करता है शिल्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव साइज़ को क्या कर देता है? कम कर देता है। और शिल्डिंग इफेक्ट या परीक्षण प्रभाव साइज़ को क्या करता है? बढ़ा देता है ना। लेकिन दोनों में से हम किसकी बात मानते हैं? जेड इफेक्टिव की बात मानते हैं। जेड इफेक्टिव क्या करता है? ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, इसके बाद ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, इससे साइज़ को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। देखो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने नीचे दे दिए हैं, है ना। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आप ध्यान रखना लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो हाफ नियम वगैरह की जो आप जानते हो, इनके साइज़ में क्या होता है? इक्वलिटी आती है हाफ नियम वगैरह में, लेकिन लास्ट तक एलिमेंट आते आते क्या होता है? इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, इनकी साइज़ बिल्कुल सेम हो जाती है ना। बता रखा है मैंने, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, बड़े अच्छे समझाया था मैंने इस क्वेश्चन को। 11वां नंबर देखो, 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज यूजली एग्जिबिट इन ऑक्साइड। एक संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आमतौर पर ऑक्साइड प्रदर्शित होती है ना। देखो इसका एक रीज़न है, सिंपल सा रीज़न होता है, क्योंकि ये जितने भी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, 3D वाले जो एलिमेंट्स है ना, वो छोटे साइज़ के होने कारण और इनकी जो ऑक्सीकरण ऊर्जा के कारण इनके ऑक्साइड प्रदर्शित होते हैं। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ, ये ऑक्सीजन साथ इजीली जुड़ जाते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, उसका साइज़ के कारण, है ना। तो ये ऑक्साइड नेचर में ये ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कुल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है यहाँ पे, विद्युतहीनता का फैक्टर है यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस को देख लेना, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में भी फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर आंसर में सेकंड फर्स्ट लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोबाल्ट 2+ एक मजबूत लिगेंड की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, कि कोबाल्ट 2+ इजीली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ऐसा क्यों होता है? देखो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि D2sp3 देखो इसका हाइब्रिडेशन या संकरण आता है। देखो ये भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि इसकी जो क्रिस्टल एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र, इसका मतलब जो देखो वो आप पता है, आप T2G से लेके Ag के बीच में जो आप गैप की बात करते हो, है ना, तो वो गैप क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर इसके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो कोबाल्ट 2+ क्या होता है? ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपने वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा T2G के बारे में, दोनों के फॉरबिडन गैप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करते रहना, है ना, इजी क्वेश्चन हैं, समझ में आ जाएंगे। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्टिनोइड्स शो अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। मतलब जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो, देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण राज्य नहीं लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। देखो ये पहले भी आया था, पहले भी बता दिया था, क्योंकि देखो ये होता है क्या है, 5F 60 और 7S में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो ये एनर्जी गैप कम होने के कारण ना ये ईजिली क्या हो जाते हैं? हायर ऑक्सीकरण अवस्था में चले जाते हैं। वापस सुन लेना, जो लेंथाइड होता है उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर होता है 4F 5D 6S। ठीक है, तो उसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसलिए वो 2, 3, 4 से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। लेकिन जो ये अपने ये एक्टिनाइड्स होते हैं, इनके जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 5F 6D 7S, है ना, इनके अंदर क्या होता है? एनर्जी गैप इनकी ऑर्बिटल्स के बीच में कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट इजीली चला जाता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होते हैं? हाई शो करते हैं। समझ में आ गई बात? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है
सिंपल इसके अंदर बोल रहा है कि देखो एक बात आप जानते हो, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको याद है मैंने आपको नोट डाल के चीज लिखवाई थी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट जरूर बोलते हैं। उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनका पूरा वैलेंशियल भरा हुआ होता है ना। तो भी इस तरीके से तो आपको याद हो तो मैंने आपको एजी के बारे में पढ़ाया था। देखो एजी में भी क्या होता है, 4d10 होता है, लेकिन आप ये मत चीज़ भूलो 4d10 तो होता है, लेकिन देखो इसके अंदर जो s ऑर्बिटल होता है वो देखो भरा हुआ नहीं होता, एस क्या होता है, खाली होता है। तो ध्यान है ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसके अंदर डी या एस में से कम एक ऑर्बिटल क्या हो, खाली हो, जिसमें कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, आ सके। वापस दोहरा देता हूँ, मैंने आपको नोट डाल के लिखाया था जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होती है, लेकिन वो डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि डी ब्लॉक में आ रहा है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक की ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होती है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था। क्योंकि इनका जो लास्ट वाला सेल होता है वो पूरा भरा होता है ना। देखो कॉपर में क्या होता है 310 4s2, फिर आप कैडमियम में आते हो तो 4d10 हो जाता है, 5s2 हो जाता है, फिर आप नीचे आते हो मरकरी में आते हो तो 5d10 6s2 हो जाता है, तो पूरा भरा हुआ होता है। तो इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो इस तरह तो भाई प्लेटिनियम में भी 3d10 होता है, 4d10 होता है, लेकिन ध्यान रखना इसका s क्या होता है, खाली होता है। तो कम से कम s के खाली होने के कारण इसको हम इस तरीके से एक तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट मान लेते हैं। आई थिंक आपको मैंने जितने भी ये 14 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, देखो बीच में शायद 4 या 5 नंबर नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वो मिस हो गया है क्योंकि टाइप से मैं सारा लिख के आपको बता रहा हूँ। तो आप इन रेगुलर क्वेश्चंस को नोट कर लेना, ठीक है। और जो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ वो साथ के साथ पढ़ते चलो, है ना, क्योंकि इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। और बहुत जल्दी मैं आपका टेस्ट पेपर अरेंज करूँगा। तो जैसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, हम डी ब्लॉक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी और एफ ब्लॉक और विद्युत रसायन का एक टेस्ट रखेंगे। हो सका तो मैं ये ऑनलाइन टेस्ट रखूँगा, अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है। आप उनके आंसर बड़ी ईमानदारी से देख लेना, फिर मैं बाद में जैसी वीडियो खत्म होने को आएगा मैं उसके आंसर एंड में दे दूंगा। तो आप सेल्फ चेक कर लेना, बड़ी ईमानदारी से करना, क्वेश्चन पेपर देना, ठीक है। बट और एक टेस्ट की कॉपी बनाना। मैं फिर बोलता हूँ जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं, बाकायदा जो भी टेस्ट दूंगा उसकी बाकायदा कॉपी बने, एक पेज पे बनाना, जैसे आप टेस्ट देते हो वो टेस्ट पे क्वेश्चन लिखे होने चाहिए, बाकायदा आप उनके आंसर लिखना, क्योंकि मैं देखूँगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो आप ज़रूर एक टेस्ट के अलग से पेज ले लेना, उस पर टेस्ट देना, बाकायदा खुद सेल्फ चेक करना, क्योंकि पता चला आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं ना, कईयों को तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। कुछ बच्चों का मैसेज आता है, सर क्यों पढ़ा रहे हो लॉकडाउन में? अरे बेटा पढ़ाई तो क्या करें, बहुत मज़े कर लिए, है ना। आप रेगुलर पढ़ाई करो, है ना। चलो, और एक बात और है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को, मेरे वीडियो को देखते हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक और शेयर किया करो, है ना, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट्स मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात नोट्स की, तो बहुत बच्चे बोलते हैं नोट्स पहले दे दो। नहीं, अब से हम क्या करेंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे, आप चैप्टर को रफ में कॉपी करोगे, उसके बाद मैं आपको PDF का नोट्स दूंगा, फिर आप उसको फेयर करना। तो अब से आप जो भी पढ़ाई करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसी खत्म हो जाएगी, जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम ऐसा ही करेंगे। जो भी मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊँ आप रफ करोगे, उसके बाद मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू सो मच। और इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में ऐड जरूर कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिख लेना। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। चलो जी, ठीक है।